नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। चलते हैं हम लोग सेशन की तरफ। डेली 4 पीएम पे सेशन आप लोग के लिए ग्रुप डी के लिए आता है, जो कि 2025 और 26 पीवाईपी प्रश्न जो पूछे गए थे उसमें मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो डेली आप लोग के लिए एक सेट करेगा, डेली डेट बाय डेट। जैसे 10 फरवरी को लास्ट ग्रुप डी एग्जाम हुआ था आप लोग के लिए, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बच्चे वाले प्रश्न साइड में, क्योंकि सिलेक्शन का दौर है मेरे दोस्त, तो वैसा आप पढ़िए कम समय में, जो कि सिलेक्शन आप लोग के लिए हो जाए। ठीक है, तो वो सब प्रश्न को हम लोग इग्नोर कर दिए हैं। जो प्रश्न आप खुद कर सकते थे वो प्रश्न लेके आए जिसमें थोड़ा सा आप लोग के लिए समय लगता हो या इसमें झंझट पेटा होता हो। ठीक है, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है। जरूर आप लोग ये सेशन अटेंड करें कि आने वाले एग्जाम्स में कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेशन से आप लोग जुड़ गए मेरे दोस्त, तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। जितने भी न्यू फ्रेंड्स ग्रुप के लिए तैयारी करें, मैथ्स में परेशानी है तो उसके पास शेयर आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाइएगा। कोई भी नोटिफिकेशन डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्विकली अपडेट्स के लिए मेरे दोस्त आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना होगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और आप लोग का एक सेशन चलता है 11 पीएम। आज सेशन थोड़ा सा लेट हो चुका था ये, तो 11 पीएम पे ये उसके लिए है जो अदर सब जितने भी तैयारी करते हैं, जो मैथ्स में आपको परेशानी हो रहा है, चाहे वो एनटीपीसी सीटी 2 के लिए हो, ग्रुप डी के लिए हो, एएलपी सीटी 2 के लिए हो, टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हो, या कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ्स आता हो, इसमें भी मेरे दोस्त ये सवाल मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे पीवाईक्यू से छांट छांट के ये प्रश्न को सेट किया गया है। और आपका एक्सपेक्टेड पेपर भी है, जो सीजीएल सब में भी पूछा गया वो प्रश्न, एक दो प्रश्न देखने को इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, तो 11 वाले सेशन वाले आप लोग अटेम्प्ट करना ना भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सब एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न की तरफ। आज 10 फरवरी 2026 मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग करेंगे। कल जो आप लोग का रहने वाला है इसी टाइम पे 9 बजे, सॉरी 9 फरवरी में जो पूछे गए, तो इसी तरफ बैक टू बैक हम लोग चलेंगे। इसका रीजन ये है मेरे दोस्त कि जो 3 तारीख जिसका एग्जाम है ग्रुप डी वाले के लिए, तो वो लेटेस्ट पैटर्न से वंचित हो जाता है, क्विकली सॉल्व से वंचित होता है। इसीलिए हम लास्ट से शुरू कर लिए कि जिसका भी एग्जाम पहले हो उसको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने की ओर चलते हैं। बीना ने 4,860 रुपये में 19% हानि पर श्याम को एक वस्तु बेचती है। ठीक है, श्याम फिर उसे हरि को उस कीमत पर बेचता है जिस कीमत पर बीना को 17% लाभ कमाने के लिए बेचनी होती। तो श्याम का लाभ क्या है ये आपको मालूम है। ठीक है, तो श्याम के लिए क्रय मूल्य तो मेरे पास आ गया। क्रय मूल्य कितना में ये खरीदा था? 4860 रुपया में खरीदा था, जो कि बीना ने बेचा था कितने परसेंट? 19% हानि पे। ठीक है, यदि मेरा यहाँ से श्याम का एसपी निकल जाता कि कितने रुपया में बेचा, तो हम वहां से प्रॉफिट निकाल सकते थे। लेकिन श्याम का एसपी निकालने के लिए सबसे पहले बीना का क्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये साफ साफ बीना पे फेंक दिया गया प्रॉफिट की। बीना यदि 17% लाभ कमाने के लिए जिस मूल्य पर बेचती उसी मूल्य पर हम बेच रहे हैं। तो यदि बीना 19% हानि इतना रुपया पे बेचे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 81% का वैल्यू ये रह गया आपके पास? यदि बीना के पास 100% आय होगा मेरे दोस्तों, 19% हानि यानी 4860 रुपया में बेचा, तो कहीं ना कहीं 81% का वैल्यू 4860 रुपया होगा, यानी 81% उसके पास बचा होगा। तो उसके पास क्रय मूल्य कितना था, यानी कितने में खरीदे होंगे वो 100%। देख सकते हैं 81 से ये 60 बार में जाएंगे, तो यानी 6000 रुपया इसका क्रय मूल्य निकल गया। किसका? बीना का। अब हमको एसपी निकालना होगा। बीना का क्रय मूल्य हम नहीं निकालते। निकालने का रीजन ये है कि यहाँ पे हमको श्याम का एसपी चाहिए। श्याम का एसपी जाने के लिए हमको बीना का क्रय मूल्य निकालना आवश्यक था। ठीक है, तो यहाँ से 17% यदि लाभ पर उसी के अनुसार बोले, जिस प्रकार प्रश्न में बोला गया उसी अनुसार करें। 17% लाभ, 6000 का 17% कितना हो जाएगा? 1020 रुपये। 1020 रुपये यदि इसमें उठता तो 1720 रुपये ये आपका क्या हो जाता? 17% लाभ पर बेचा जाता। तो यही तो बोल रहा है कि श्याम जो बेच रहा है उतने पे बेच रहा है जितना उसको 17% का लाभ हो रहा है, यानी 1720 रुपया में बेच रहा है। तो श्याम खरीदा कितने रुपए में? 4860 रुपये में। बेच कितने रहा है? 1720 रुपये में बेच रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि लाभ इसका यहाँ से कितना आ जाएगा? तो 2160 का इसका हो जाएगा। तो राइट आंसर 2160 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं, बहुत ही इजी सवाल थे। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। ये सवाल भी अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए आप पीवाईपी की, एक प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न में सिर्फ एक फार्मूला आपके लिए काफी है कि बहुलक जो हो जाता है मेरे दोस्त 3 माध्य का -2 माध्य, ये आप जानते हो, ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। तो बहुलक क्या दिया गया है? 46.2। माध्य का कितना है? 40 है। यदि 3 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। -2 माध्य निकालना है ना, माध्य निकालना है तो हम माध्य को x मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -2x बराबर 46.2 में -120 होंगे, तो कहीं ना कहीं माइनस में आंसर आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 0.83 यानी 73.8 हो जाएंगे। तो माइनस माइनस जाएगा तो इसको 2 से काटिएगा, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 9 18, यानी x का वैल्यू 36.9 निकला, जिसको आप माध्य में काउंट किए थे। ठीक है, माध्य को तो आप x माने थे ना, तो x का वैल्यू 36.9 निकला, यानी कि माध्य आपका जो हो जाए नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें सोचने की ज़्यादा बात नहीं है, ये सिर्फ एक फार्मूला के बेसिस पे इसको लाने का उद्देश्य है मेरे भाई। ये मल्टीपल एग्जाम्स में आप लोग के पूछे गए हैं, तो इसमें भी कहीं भी दिक्कत आपको ना हो, एक बार याद दिलाना जरूरी था। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या बोले जा रहा है? एक खोखले बेलनाकार पाइप का बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर
और 6 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा बताना। ठीक है, एक बेलनाकार था, बेलनाकार आयतन का एक पात्र था अपने का, यह है पात्र, हम बना लेते हैं। तो सेंटर से परिधि के बीच की दूरी, यहाँ पे कुछ तो त्रिज्या होगा। ठीक है, ये आपका ऊंचाई है, ये आपका ऊंचाई है। ऊंचाई दिया गया है क्या? जी हाँ, दिया गया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एक खोखले बेलन है। जब एक खोखले बेलन है तो बाहरी और अंदरूनी त्रिज्या अलग अलग होनी चाहिए। तो बाहरी त्रिज्या जो दिया, जब व्यास यहाँ से 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हम बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा, और अंदर वाले का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यानी बाहर वाले त्रिज्या जो होंगे आप लोग के पास, यहाँ से सबसे आउटर आउटर वाला जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और इसके अंदर वाले खोखला है ना, ये कुछ तो थिकनेस होगी, कुछ तो मोटाई होगा, तो अंतर वाले जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ गए? तो आपको इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले बेलन के बाहरी और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बाहरी और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 पाई आर, बड़ी जो बाहरी वाला उसका त्रिज्या अलग है, आर इसको बड़ी मान लेते हैं, एच इसको एच मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर वाले पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो अंदर वाला पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर है, अंदर वाले त्रिज्या जो है वो आर है, तो इसको एच ले लेते हैं प्लस। ठीक है, और बेलनाकार है, ऊपर नीचे होंगे तो उसका भी एरिया लेना होगा आपको, ऊपर और नीचे का एरिया। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, वो एरिया का हम कॉमन ले लिए। तो यहाँ से आप 2 पाई एच कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? आर प्लस आर प्लस 2 पाई बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या का स्क्वायर में यदि अंतर करेंगे तो 25 में 9 चले जाएगा, कितना बचेगा? 16, यानी 16 दूनी 32 पाई हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 32 पाई लिख लिए। अब इसमें भी शॉर्ट तरीका से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो 2 एच का क्या हो गया? 21, 21 दूनी 42 पाई, छोटी बड़ी क्या हो जाएगा? 5 और 3 8, दोनों त्रिज्याएं का योग 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 8 गुना करके लिख देते हैं, या गुना इसमें 8 कर लीजिएगा। ठीक है, और प्लस 32 पाई। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद क्या निकलेगा मेरे दोस्त? 8 दूनी 16, 336 पाए प्लस 32 पाए। तो टोटल कितना पाए आप लोग के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गए? तो देख सकते हैं 8 6 338 पाए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गए 338। कार्य का आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? कुछ नहीं करना था आपको, टोटल पृष्ठ एरिया क्षेत्रफल निकालना था। तो बाहर वाले की त्रिज्या दिया गया था और अंदर भी त्रिज्या दिया गया था, तो दोनों को हम ऐड कर दिया, बाहर वाले और अंदर वाले। और जो क्षेत्रफल था आपका, क्षेत्रफल का भी त्रिज्या इसमें से ऐड होगा। ठीक है, बाहर वाले बाहर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल और अंदर वाले, यानी जो उसका थिकनेस का मोटाई है उसी के अनुसार इसका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप लोग के लिए 368 पाई जो निकला, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकला। ठीक है, चलते हैं हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि इसका व्यय 12% कम हो जाता और बचत 40.5% बढ़ जाता तो उसके आय में कितने परसेंट वृद्धि होगा, ये आपको बताना। ठीक ठीक। सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि हम बचत मान ले, यदि हम बचत मेरे दोस्त 100 मान ले, तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसका व्यय जो होगा बचत से 175% अधिक होगा, यानी कि ये 275 हो जाएगा। ठीक है, 100 का 175 175 ही लिख लेंगे और 108 कीजिएगा 275 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी आदमी का व्यय और बचत, यानी खर्चा जो आपकी और जो बचाए, दोनों को योग कर दीजिएगा, वो आय का निर्माण कर लेगा। तो आय यहाँ पे 375 हो। यहाँ तक समझ गए आप? ठीक है, 100 रुपया हम बचाए, 275 रुपया टोटल आपका व्यय निकला, 175% अधिक था, 275 रुपया दोनों को ऐड कर दिए, 375 रुपया मेरा आय निकला। ठीक है, अब बोला जा रहा था कि व्यय में 12% कमी हो जाता है। तो व्यय में कितना था? व्यय 275 था, इसमें 12% का कमी, 12% का वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ? 3/25। 12% का वैल्यू 3/25, तो इसका 3/25 कितना हो जाएगा? अरे 3/25 कितना हो जाएगा? तो 25 यानी 33 हो जाएगा। 33 तो उसमें क्या होंगे? कम होंगे ना, 33 कम होंगे ना, तो 242 हो जाएंगे। ठीक है, 33 कम हो जाएंगे, 275 में से 242 हो जाएंगे। साफ बोल रहे 12% हम कम कर दिए हैं। और इसके बचत में 40.5% का वृद्धि हुआ है, तो हम बोल सकते हैं 140.50। अब इसका क्या होगा? पहले बचत, अब जो है इसके व्यय में कमी होने के बाद और इसके बचत में बढ़ने के बाद टोटल आय इसका क्या हो जाएगा? न्यू वाला आय क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 382.5 हो जाएगा। ठीक है, ये न्यू आय है, ये न्यू वाला आय है, ये पुराना आय है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना रुपया की वृद्धि हुआ। पहले आय था 375 रुपये, अब आपका आय 382.5 रुपये निकल रहा है। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं 7.5% का बचत हुआ। तो बचत किस पे हुआ? आपका पुराना आय पे ही ना, तो 100 से गुना कर दीजिए इसको। तो यहाँ से ये जीरो चले जाएगा, जीरो से जीरो ये चले जाएगा। ठीक है, 25 से करते हैं तो 25 दिया 75, और 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 3 पंचे 15, 5 से 2, यानी कि 2% उसका ओवरऑल आय में बचत हुआ है। तो 2% इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। समझ गए? कुछ नहीं मानना था, जिसके
प्रेजेंट में हमको जिसके रिस्पेक्ट में हमको पूछा गया था कि BI से 175 अधिक है तो BI को हम 100 मान लें। यदि पूछा जाता है यहाँ I से 10% कम है या 5% कम है तो I को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल आपको बनाइएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं हम लोग 55 नंबर प्रश्न की। 55 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, ये प्रश्न मेरे दोस्त जितने भी प्रश्न लाए हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इस सब प्रश्न को पहले अपने से कोशिश कीजिएगा कि बनाए। ठीक है, और लास्ट में कितना प्रश्न सही हुआ कितना प्रश्न गलत हुआ वो लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, जिससे ये पता चले कि हाँ आप जो सेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, किस चीज़ में कम प्रॉब्लम हो रहा है। उसी अनुसार से हम आगे जो प्रश्न लेके आएंगे आपकी क्या अकॉर्डिंग लेके आएंगे। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि एक किसान दो प्रकार के उर्वरक ए और उर्वरक बी को मिलाकर 42% वाला नाइट्रोजन वाला 20 किलोग्राम उर्वरक मिश्रण तैयार करता है। ठीक है, उर्वरक ए में 30% नाइट्रोजन है, उर्वरक बी में 50% नाइट्रोजन है, उसे प्रत्येक उर्वरक को कितने किलोग्राम मिलाना चाहिए, यानी कि दोनों का आपको बता रहा है कि ए में उर्वरक ए और उर्वरक बी में मात्रा कितना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सवाल को एलिगेशन द्वारा बनाते हैं। क्यों एलिगेशन द्वारा हम इस सवाल को बनाते हैं, कोई भी सवाल को एलिगेशन द्वारा कब आप लोग पता कर पाइएगा कि ये एलिगेशन द्वारा बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, जब भी एलिगेशन से सवाल बनाते हैं मेरे दोस्त, तो जो दो समूहों का अनुपात होता है वो आपके सामने निकल के आता है। जैसे इस सवाल को अनुपात से यदि हम बनाए तो ए और बी जो इसका अनुपात होगा, यानी ए और बी कितने उर्वरक थे किलोग्राम में, इसका अनुपात निकल के चले आएगा। ठीक है, इसमें ये होना चाहिए, इसका रूल ये होना चाहिए मेरे दोस्त कि उसका अलग अलग परसेंटेज होनी चाहिए, अलग अलग। जैसे कि उर्वरक दो प्रकार के हैं तो दोनों प्रकार के परसेंटेज होनी चाहिए। क्या है ना दोनों प्रकार के परसेंटेज, जी हाँ है। और एक मिश्रण परसेंटेज होनी चाहिए जो मिला के परसेंटेज तैयार किया, क्या मिश्रण परसेंटेज है तो 100% एलिगेशन इसमें हम फिट करते हैं। ठीक है, तो ए में नाइट्रोजन कितना थे 30%, बी में नाइट्रोजन कितना थे 50%, ओवरऑल नाइट्रोजन कितना थे 42%। ठीक है, एलिगेशन को जांच करने के लिए एक और विधि है कि ये जो दोनों संख्याएं यदि ए और बी जो है, ये जो बीच में मिश्रण दिया गया है मेरे दोस्त, ये एक से ज़्यादा एक से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये ना तो दोनों के बराबर होनी चाहिए, ना दोनों से अधिक होनी चाहिए, ना दोनों से कम होनी चाहिए, यानी एक से ये अधिक होनी चाहिए, एक से कम होनी चाहिए, तो आपका एलिगेशन बिल्कुल परफेक्ट है। देख सकते हैं 30 से ज़्यादा बड़ी 42 है और 50 से छोटी 42 है। ठीक है, तो इसका क्रॉस में हम माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो अनुपात क्या निकला आपके पास, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये अनुपात किसका निकला मेरा दोस्त, अरे ये अनुपात किसका निकला, तो ये अनुपात ए और बी नाइट्रोजन का ही तो निकला, जो भी उर्वरक ए और उर्वरक बी में नाइट्रोजन का था आपका किलोग्राम में। ठीक है, यही अनुपात निकला। 2 और 3 अनुपात, तो 2 और 3 अनुपात आपको बताना है, इसमें किसका रेशियो 2 और 3 अनुपात के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक उर्वरक किलोग्राम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक किलोग्राम पूछा रहा है, तो ये रेशियो किस ऑप्शन से निकल के आ रहा है, तो इसमें से ये 3 और 4 निकल के आ रहा है। ठीक है, इसमें भी ये तो एक एक हो जा रहे हैं, ये कितना हो जा रहे हैं 3 7, ये भी नहीं होंगे, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चाहे तो आप इस प्रकार कर सकते थे, या तो आप जानते हैं कि 2-3 रेशियो में अनुपात में दोनों मिश्रण निकला, लेकिन टोटल मिश्रण कितना है 20 किलो, साफ साफ बोला गया ना टोटल मिश्रण 20 किलो, लेकिन अनुपात में ये मिश्रण कितना है 5 के अनुपात में, यानी 5 का अनुपात वैल्यू 20, तो एक का अनुपात 4 आ गया, एक का अनुपात यदि 4 निकला तो ए वाले भाग में 8 किलो होंगे और बी वाले भाग में 12 किलो होंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से डायरेक्ट करने के बजाय आप ऑप्शन पे यदि एक नज़र रखते तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप इस पे जा सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे की ओर, चलते हैं छठे नंबर प्रश्न पे। ये छठा नंबर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आपके। तो एक 100 मीटर दौड़ में ए की दूरी 36 मिनट में तय करता है, बी उसी दूरी को 45 सेकंड में तय करता है, तो इस दौड़ में एक दूरी से कितना मिनट से हराता है ये आपको बताना है। तो ए दूरी मात्र 36 सेकंड में पूरा कर रहा है 100 मीटर दूरी, और बी 45 सेकंड में, यानी कि बी पीछे सबसे ज्यादा समय में दूरी कर रहा है, यानी बी पीछे है। तो दौड़ में ए बी से कितने मीटर से हराता है, कितने दूरी से हराता है, ये आपको बताना है। जब ए 36 सेकंड में पूरा कर रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए का चाल क्या रहा होगा, दूरी भी दिया गया है, समय भी दिया गया है, तो यानी 25/9 मीटर पर सेकंड की गति से ए दौड़ा होगा। बी कितनी गति से दौड़ा होगा, तो बी आपका 20/9 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं दूरी बटे समय ही आपका क्या होता है, चाल होता है। तो यदि ए 36 सेकंड में ये पूरी तरह दौड़ रहा है 100 मीटर, यहाँ शुरू से अंत तक, ए से बी तक दूरी जो भी होगी, एक्स या वाई तक भी जो भी दूरी होगा, वो ए 36 सेकंड में कंप्लीट दौड़ पा रहा होगा। तो बी द्वारा 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा बी, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। तो बी के लिए चाल क्या है 20/9, और समय क्या है बी के लिए 36 सेकंड। यानी हम ये चेक कर लेंगे कि 36 सेकंड में यदि ये पूरी तरह दूरी तय कर लेगा तो 36 सेकंड में बी कितना दूरी तय करेगा। तो 9 चौके 36, यहाँ से हो गया कि 80 मीटर दूरी बी द्वारा तय किया जाता है, और इसी समय में ए जो है वो 100 मीटर दूरी तय कर लेते हैं। तो यहाँ से साफ पता चल गया कि 20 मीटर से ये बंदे हारे होंगे। ठीक है, तो 20 मीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, ठीक है, कुछ भी नहीं था प्रश्न में, सिर्फ समझना था आपको।
चलते हैं हम लोग 7वां नंबर प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं ये प्रश्न, ठीक है। सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान 13 के बराबर दिया गया है, जहां ए न्यून कोण है। न्यून कोण आप किसे बोलते हैं? जिसका वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आए उसे आप न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है, उसे आप न्यून कोण बोलते हैं, है ना। यानी 0 डिग्री से और 90 डिग्री बीच में जो भी कोण आए उसे आप न्यून कोण बोलते हैं। समझ में आ गया? यानी ए एक न्यून कोण है जो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो ए का मान क्या होगा आपको बताना है, इसका मान क्या होगा नीचे वाला, ठीक, समझ गए। तो सबसे पहले आप ये चीज जानते होंगे मेरे दोस्त कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो हो जाती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर जो थीटा हो जाता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है, ये बात जानते होंगे आप। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होते हैं वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाते हैं। ये भी आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, कुछ नया चीज नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल ये पढ़े होंगे आप त्रिकोणमिति में ये सवाल कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होते हैं सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो थीटा होते हैं वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाते हैं। तो सेक स्क्वायर ए का मान हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 1 प्लस टेन टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए का मान क्या लिख सकते हैं हम, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कितना वैल्यू है 13, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 13, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होगा ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 11 चले आएगा। तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान 11 चले आएगा, 11 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका त्रिकोणमिति से कुछ ज़्यादा लेंदी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, वही सवाल पूछे जाते हैं जो फार्मूला बेस्ड सवाल हो, ठीक है। तो आप लोग त्रिकोणमिति को यदि कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ फार्मूलेज हैं, वो फार्मूला आप लोग रख लीजिएगा, वो फार्मूला याद रख लीजिएगा, कहीं भी सवाल आप लोग का छूटने वाला नहीं। चलते हैं हम लोग 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, एक नियमित बहुभुज में विकर्णों की संख्याएं 9 है, बहुभुज के एक आंतरिक कोण और एक बाहरी कोण के बीच का अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। एक बहुभुज दिया गया है, कितनी भुजाएं हैं बहुभुज की, कितनी भुजाएं हैं ये नहीं दिया गया, लेकिन विकर्ण हमको मालूम है कि विकर्ण 9 है। यदि विकर्ण की संख्याएं मालूम है तो भुजा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि विकर्णों की संख्या हम निकालने जानते हैं n-n-3/2, इससे विकर्णों की संख्या निकल जाता है, तो विकर्णों की संख्या 9 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप कीजिएगा n इंटू एन माइनस 3 बराबर 18, ठीक है। तो n के जगह पर क्या मान रखे जो 18 के बराबर आ जाए, n के जगह पर आप मान क्या रखें जो 18 के बराबर आ जाए, तो n का मान हम 6 रखते हैं। देखने 6 6 दिया 18, ठीक है। n का मान यदि 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10 नहीं आता, यदि इससे नीचे भी रखते नहीं हो पाएगा, 6 रखते हैं तो आप लोग के परफेक्ट हो जाएगा। यानी कि वो जो भुजाएं हैं बहुभुज की भुजाएं हैं उसकी भुजा 6 है। कैसे, ये आपका बहुभुज हो गया, ठीक है। तो इसकी भुजाएं 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया, टोटल भुजाएं 6 है। तो बहुभुज के एक आंतरिक कोण और एक बाहरी कोण के बीच का अंतर क्या होगा आपको बताना है। तो हमेशा एक बात याद रखना मेरे दोस्त कि बहुभुज के बाहरी कोणों का योग जो हो जाता है वो 360 डिग्री होता है। यानी कोई भी बहुभुज है उसके बाहरी कोण पूछते तो वो 360 डिग्री बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रत्येक बाहरी कोण पूछते तो जितनी भुजा है उससे आपको भाग देना होगा, यानी कि भुजा 6 है तो 6 से भाग देना होगा, यानी 60 डिग्री प्रत्येक भुजा का कोण निकलेगा। जैसे ये आ रहा है ना, ये सीधा आ जाएगा तो ये डिग्री जो होगा ये 60 डिग्री होगा। जैसे ये भुजा आ रहा है ना, तो ये भुजा इधर से जाएगा तो बाहरी कोण प्रत्येक डिग्री ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार ये जा रहा है ना, तो इसका कोण जो होगा ये 60 डिग्री, ठीक है। बाहरी कोण तो आप निकाल चुके हैं कितना, 60 डिग्री है। अब एक आंतरिक कोण आपको ज्ञात करना है, तो आंतरिक कोण ये वाला कोण ज्ञात करना, और हम जानते हैं कि एक सरल रेखा में निर्मित कोण 180 डिग्री होता है, जिसमें 60 डिग्री है तो जो भी छूटा 120 डिग्री छूटा, ठीक है। तो प्रत्येक एक आंतरिक कोण कितना हो गया आपका, प्रत्येक एक आंतरिक कोण 120 डिग्री। अब प्रत्येक एक बाहरी कोण कितना हो गया 60 डिग्री, 120 में 60 डिग्री जाएगा, 60 डिग्री इज राइट आंसर। यानी कि एक आंतरिक कोण और एक बाहरी कोण का जो अंतर होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे समझ में। तो ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस सवाल को गलती किए थे, कुछ नहीं था, सिर्फ आपको ये चीज याद रहना चाहिए था कि विकर्णों की संख्याएं दिया गया है तो हम भुजाएं निकाल लेंगे, यदि भुजाएं निकल गया तो वहां से इजी से सब चीज निकल जाएगा, ठीक है। और हम एक भी जानते हैं बहुभुज के बाहरी कोणों का जो योग होता है हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और प्रत्येक बाहरी कोण पूछते तो जितनी भुजाएं हैं उससे आप भाग देते हैं, जैसे यहाँ पे किया हम, ये प्रत्येक भुजाएं निकल गया 60 डिग्री, तभी तो 6 भुजाएं हैं, टोटल 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग 9वां नंबर प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक उस मेथड से बना सकते हैं जिस मेथड से आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है।
मजाक नहीं कर रहे, सीरियस बोल रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला गया कि माना कि ए बी अल्फा बीटा अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। एन यानी नंबरिंग दिए गए हैं, ए और बी के क्रमिक युग्मों की संख्या है, ठीक है। ए बी क्रम में है आपके अभाज्य संख्याएं, 2 से बड़ा ए है, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा 50 है, बी माइनस ए बराबर 2 है, यानी दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 है। साथ ही अल्फा और बीटा 50 से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब अल्फा और बीटा 50 से छोटी और बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हम क्या दूर लिख सकते हैं अल्फा का मान, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 49 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभाज्य संख्या उसे आप बोलते हैं जिससे एक और स्वयं से कटे, लेकिन 49 7 से भी कट जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 47 होगा। इतना समझ गए। तो आपका इसका मान पूछा जा रहा था अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे 49 हो जाएगा। 49 एन का मान खोज रहा था, यानी कि एन के जगह पे कोई वो संख्याएं होता है, एन उतना बार रिपीट होता है, यानी एन के जगह पे वो संख्याएं मालूम होता है, तो गुना करके तो आंसर दे सकते थे, ठीक है। लेकिन नहीं दिया गया है, यानी कि कोई भी संख्याएं एन के जगह पे होगा मेरे दोस्त, तो 49 गुना करके ही तो आंसर आए होंगे, यानी कि ये संख्याएं 49 से विभाज्य होनी चाहिए, और यदि ये संख्याएं 49 से विभाज्य होनी चाहिए तो ये संख्याएं आपका 7 से भी विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि 49 7 से विभाज्य है, तो 7 से भी होनी, क्या ये 7 से विभाज्य है? सचोक 28 जी हाँ है। क्या ये 7 से है? नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें पेन भी नहीं उठा सकते थे आप, डायरेक्ट हम ये सवाल देखते हैं ए प्लस बी 50 से छोटी बड़ी, तो हाँ याद हो गया कि 2 छोटी है, बी आपका बड़ी है, 47 49 हो गया, यानी 49 एन हो गया, यानी कि वो संख्याएं होगा जो 7 से भी कटे। ये कॉमन सेंस लगाना आपको, 7 से कटने वाला एक ही संख्या है, तो आप इससे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा विधि होगा जिसमें पेन उठाने की भी आवश्यकता आपको नहीं थी, ठीक है। अब चलते हैं हम इसको प्रोसेस की ओर देख लेते हैं कैसे इसको बनाया जाए। तो बोला जा रहा था ए बी क्रमिक युग्मों की संख्या है, क्रमिक युग्म है, और बी माइनस ए 2 है, तो यानी क्रमिक युग है और दो अभाज्य संख्याओं का बीच में अंतर 2 आनी चाहिए, ठीक है। समझ गए। तो 3 5 एक संख्याएं ले लेते हैं हम, दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, हमेशा याद रखिएगा। 5 7 क्या इसका अंतर 2 है? जी हाँ। 7 11 ले सकते हैं? नहीं, अंतर 4 हो जाएगा। क्या 11 13 ले सकते हैं? जी हाँ। अब आगे की ओर कौन संख्याएं लें? 11 15 नहीं हो सकते। क्या 17 19 ले सकते हैं? जी हाँ, 17 19 आप ले सकते हैं। क्या 21 23 ले सकते हैं? 21 तो अभाज्य संख्याएं हैं नहीं, 21 तो अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्या 29 31 ले सकते हैं? जी हाँ, हम ले सकते हैं, 29 31 ले सकते हैं। क्या 41 और 43 ले सकते हैं? वो अभाज्य संख्याएं लेना है जिसका अंतर 2 हो, ए बी माइनस ए का वैल्यू 2 के बराबर हो। तो टोटल एन का मान क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, एन का मान 6 निकल गया, ठीक है। और वही बोला जा रहा था कि अल्फा और बीटा 50 से छोटी और बड़ी है, तो यहाँ से पता चला अल्फा 2 है तो बीटा कितना होगी? 47 होगा, तो यहाँ से इस वैल्यू पे आप यहाँ पुट कर सकते थे। तो एन का मान 6 दिया गया है, अल्फा और बीटा कितना है? 49, तो 49 छके करते हैं 9 6 54 5 6 24 5 29 994 इज राइट आंसर, ठीक है। तो पहले ये सवाल एग्जाम्स में आ जाए तो आपको इस विधि से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ गए। चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न में भी इसमें भी बहुत सारे प्रश्न गलती किए थे स्टूडेंट ने, कुछ प्रश्न में नहीं है। 37 भुजाओं वाले एक समभुज में विकर्णों की संख्या कितना होगा आपको बताना। जब आपको बता दिए थे कि यदि विकर्ण दिया गया हो तो भुजा ज्ञात कर सकते हैं, और यदि भुजा दिया गया हो तो हम विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो विकर्ण निकालने के लिए n इंटू एन माइनस 3/2 आपको फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसमें विकर्णों की संख्याएं निकल जाएगा, ठीक है। तो भुजा क्या दिया गया था? 37 सेंटीमीटर, 37 में 3 जाएगा 34 डिवाइड बाई 2 से करते हैं 17, तो 7 7 49 इकाई डिजिट पे 9 होगा, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट करते हैं 17 7 एक सेकंड गलती हुई क्या? एन माइनस करते हैं, एन कितना मान है? 37 है, 37 में 3 जाएगा 34 होगा, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से ये 17 हो जाएगा, ठीक ही तो है, ठीक है ना। तो इसको 17 से करते हैं, सबसे पहले 10 और 7 को 2 डिवाइड में तोड़ देते हैं, तो 10 से पहले करते हैं तो 317 हो जाएगा, और 7 से करते हैं 49 4 25 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, 7 5 12 3 2 5 1 6, यानी 629 टोटल निकल के आ गया। 629 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। यदि इस जगह सिंगल डिजिट यहाँ पे सिर्फ अलग अलग रहता तो तुरंत आंसर वहाँ से निकल सकते थे, कैलकुलेशन के लिए भी जाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको आप जैसे गुना कीजिएगा 629 के बराबर हो जाएगा, यही आपको क्लियर राइट आंसर होगा। यानी कि विकर्ण जो होंगे इसमें विकर्ण 629 होंगे 37 भुजाओं वाले। ये नहीं विश्वास है तो 37 भुजाओं का एक बहुभुज बना लीजिए, उसमें बैठ के आप विकर्ण मिलाते रहिए, टोटल 629 विकर्ण मिल जाएंगे, ठीक। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। बोले थे आपको मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए लेके आए हैं, जो कि अक्सर आप एग्जाम्स में छोड़ देते हैं या उसमें करते हैं तो वो गलती हो जाता है किसी भी कारणवश, चाहे वो प्रेशर से हो या कैलकुलेशन गलती हो, किसी भी कारण से, ठीक है। ये प्रश्न हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से देखेंगे। एक बेलनाकार पानी की टंकी के आधार की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है।
टैंकी में पानी एक स्थिर दर पे भरा जाता है। टैंकी को पूरी तरह भरने के बाद नीचे की दरार से 5% पानी बाहर निकल जाता है। शेष पानी को अन्य बेलनाकार टैंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या 5 मीटर है। तो दूसरी टैंकी पानी की ऊंचाई क्या होगी याद करना है, ठीक है। भाषा यदि कोई भी मैथ्स का भाषा यदि आप समझ गए तो उसमें कहीं भी परेशानी होने वाला आपको नहीं है। तो एक बेलनाकार पानी का टैंकी था। सबसे पहले ये बेलनाकार पानी का टैंकी हम बना दिए, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या दिया गया हम जानते हैं, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। तो त्रिज्या कितना दिया गया था, तो ये त्रिज्या आपका 7 मीटर दिया गया था। इसका ऊंचाई क्या दिया गया था, तो इसका ऊंचाई दिया गया था 10 मीटर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें पानी डालता है कोई, पानी भरता है, पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद क्या देखता है वो आदमी कि इसमें 5% पानी इसमें वेस्ट हो जाते हैं। 5% वेस्ट का मतलब है कि 90% पानी इसमें भरा हुआ है। 5% पानी बर्बाद हो जाते हैं। साफ साफ बोला जा रहा है, मन से हम नहीं बोल रहे, 5% पानी बाहर निकल जाते हैं। अब ये क्या दिमाग लगाया कि इसको यदि छोड़ेंगे तो ये सब पानी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, दूसरे बेलनाकार पात्र में इसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये दूसरा एक बेलनाकार पात्र ये लेते आया बॉस। इसमें से जिसका त्रिज्या दिया गया था 5 सेंटीमीटर। तो इसका आपको ज्ञात करना है कि ऊंचाई क्या होनी चाहिए इसका कि ये पूरा पानी इसमें से चले आए। समझ गए। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो पहले इसका आयतन 95% तो आयतन बचे होंगे ना, पानी जितने 5% बर्बाद हो गए, 100% यदि थे 5% बर्बाद हो गए तो 95% तो इसका आयतन बचा होगा। तो यही 95% आयतन इसमें जाएगा, यानी कि इसका 95% आयतन इसका फुल आयतन के बराबर होना चाहिए। समझ गए। तो इसमें पहले कितना आयतन पानी आ रहा था वो हम देख लेते हैं। तो इसका आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हम इसको सब में बड़ी में मानते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग बेलन है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच जो हो जाएगा इसका 90% सॉरी 95% होगा दोस्त, 95% जो होगा ये इसके आयतन के बराबर होगा। हमने कुछ नहीं किया, जिस प्रकार सवाल में बोले जा रहे थे उसी प्रकार हम करते जा रहे हैं, ठीक है। कि इसका आयतन का 95% ही तो इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि इसका आयतन और इसका 95% आयतन बराबर हो जाएगा। यानी इसका 95% पानी ये इसमें जो डालेंगे तो वैल्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई से पाई उड़ा दीजिए। आर का वैल्यू क्या है, 749 गुना 10 गुना 95 बटे 100 बराबर त्रिज्या क्या था 25 था ना, इसका 5 था ना, छोटी वाले की त्रिज्या कितना था 5 मीटर था, 5 बचे 25। इसका ऊंचाई आपको निकालना, बस सवाल आप लोगों के सामने है, आप यहाँ से इसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद पाए हमने कि ये चले गए, ठीक है, ठीक है। 5 से ये 19 बार में चले गए, 5 से ये 2 बार में चले गए। तो इसको हम एक अच्छी तरह से क्या लिख सकते हैं, 50H बराबर 49 गुना 19, ये हम लिख सकते हैं ना, पहले से लिख सकते हैं ना। तो मान लिए ये जो 49 है इसको हम 1 सेकंड के लिए इसको हम 50 मान लेते हैं। यदि 50 मान लेते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो जो आंसर होगा 19 से थोड़ा कम होगा। 19 से कम यूं होगा क्योंकि ये 49 था, हम इसको 50 माने, इसका वैल्यू 1 ला दिया लेकिन वैल्यू 1 से कम होगा, यानी ऊंचाई 19 से थोड़ा सा कम होगा। तो 19 से कम थोड़ा सा 18.62 मीटर है, तो यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। या तो आप चाहे इसको भाग देना तो वो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 2 आयतन आपका दिया गया था, बिल्कुल ये शानदार प्रश्न था। इस प्रकार प्रश्न में सबसे पहले यदि आप डायग्राम की ओर सहारा लेते हैं तो वो प्रश्न करना आधा आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, समझना बिल्कुल इजी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है, जहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोई भी 0 के बराबर नहीं है, यानी कि एक्स वाई जेड वैसा संख्या आप रखें जो कि 0 ना हो, ठीक है। कोई भी संख्या ना एक्स 0 ना वाई हो ना जेड 0, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को यदि योग करें तो वो 0 के बराबर होनी चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना होगा, समझ गए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू यदि हम 1 रखें, वाई का वैल्यू यदि हम 1 रखें तो 2 हो गया, जेड का वैल्यू क्या रखें जो बराबर 0 हो जाए तो हम -2 रख लेते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका वैल्यू पुटिंग, यदि वैल्यू पुट आप करना जानते हैं मेरे दोस्त तो आपके लिए बेहतरीन ये होने वाला है। तो x का मान 1 निकल गया, y का मान 1 और z का मान -2 रख दिया। अब हमको वैल्यू पुट करना, क्योंकि तीनों का मान हम लोग ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। तो x का 1 किए तो 1, y z कितना हो जाएगा -2 प्लस y कितना है 1, zx क्या हो गया -2 प्लस z स्क्वायर क्या हो गया, कोई भी माइनस में यदि वर्ग कर रहे हैं तो वो प्लस में परिवर्तित हो जाता है, 4 एक्स वाई कितना है 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये -1 अब +4 हो जाएगा, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कुछ नहीं था, वैल्यू पुट करना था, वैल्यू पुट करके आप लोग चले आते। ये पूछे गए थे 10 फरवरी 2026 में पूछे गए प्रश्न, आपके लेटेस्ट प्रश्न है, ठीक है। तो आने की बिल्कुल संभावना है। चलते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर।
13 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक गांव की जनसंख्या 10,500 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या 15% वृद्धि हुई। एक गांव की जनसंख्या इतना हो जाती है तो प्रारंभ में पुरुषों और महिलाओं का जनसंख्या का अंतर क्या है आपको बताना है। तो बार बार बताएं मेरे दोस्त, यदि इस प्रकार प्रश्न आए जहाँ की पुरुष का परसेंटेज दिया गया हो, महिला का परसेंटेज दिया गया हो, या तो आप पुरुष महिला का अनुपात खोज रहा हो, या उसका अंतर खोज रहा हो, या उसका योग कर रहा हो, उसमें एलिगेशन हमेशा आपको लगाना चाहिए। ठीक है, एलिगेशन मेथड क्या कहता है मेरे दोस्त कि दो समूहों का अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको व्यक्तिगत परसेंटेज और मिश्रित परसेंटेज ज्ञात होनी चाहिए। व्यक्तिगत परसेंटेज मतलब लड़का और लड़की का परसेंटेज दिया गया है ना 10% और 15%। अब हमको संपूर्ण यदि परसेंटेज मिल जाता कि कितना परसेंट संपूर्ण बढ़ा तो यहाँ से एलिगेशन हम लगा सकते थे, तो हम एलिगेशन लगाएंगे। नहीं दिया गया है तो हम निकालेंगे। ठीक है, तो पुरुष में कितना परसेंट बढ़ा होगा 10%, महिलाओं में कितने परसेंट बढ़ा 15%। यदि हमको ये पता चल जाता कि संपूर्ण में कितना परसेंट बढ़ा तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते थे। तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि संपूर्ण में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? जी लगा सकते हैं। कैसे कि पहले आपका जनसंख्या दिया गया था, बाद में जनसंख्या बढ़ के दिया गया है, तो यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं कितना परसेंट बढ़ा है। तो देख सकते हैं 10,500 11,778 में यदि आप 10,500 माइनस करते हैं मेरे दोस्त तो 18 यानी 1218 चले आएंगे। टोटल 10,500 में बढ़ा था, 100 में कितना बढ़ेगा यहाँ से निकल के चले जाएगा। ठीक है, 300 इसको कटाइए, क्या 7 बार में जाएगा 105? देख लेते हैं क्या 7 बार में जाएगा। तो 7 1 7, 7 5 35, 7 1 7, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, 7 7 49 और 7 चौके 28। ठीक है, 3 5 15, 3 5 15, 3 8 24, यानी 58/5%। 58/5 जो निकल गया ये संपूर्ण ये बढ़ गया। ठीक है, ये संपूर्ण बढ़ गया, संपूर्ण औसत बढ़ गया इसका 58.5%। जितना भी जनसंख्या होगा संपूर्ण जनसंख्या। बस अब रेशियो निकालने के लिए आपको कॉर्नर माइनस करना होगा, तो माइनस कर दीजिए इसमें। तो 10 5 50, 10 5 50, तो 8/5 हम माइनस नहीं लग रहे हैं, उसको हम ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 5 75, यदि 75 में ये जाएंगे कितना बचेंगे तो 7, 17/5 बचेंगे। ठीक, 17/5 ही होंगे ना, 17/5 होंगे। तो रेशियो क्या निकल के चले आया, ये दोनों बराबर है तो रेशियो को हम गैप कर देते हैं नीचे का। ठीक है, तो रेशियो क्या निकल के आया आपका, रेशियो 8.17 निकल के चले आया। तो टोटल जनसंख्या क्या आपके पास दिया गया है 10,500, लेकिन जनसंख्या का अनुपात क्या गया है 8:17, लेकिन टोटल जनसंख्या 10,500 है। तो ये जो अनुपात है इसी का तो अनुपात है, भले अलग अलग है, अनुपात तो यही है, इसका टोटल योग इसका टोटल योग के बराबर हो जाएगा। यानी कि 25 17 8 25, यानी 25 एक जो बराबर होगा 105, 10,500 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कटा सकते हैं, तो 5 से कटाते हैं 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 से कम 5 2100, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 420 एक का वैल्यू निकल के चले आएगा। तो आपसे अंतर पूछा गया, पुरुष और महिलाओं में अंतर पूछा गया है, तो अंतर क्या है, ये पुरुष हैं ये महिलाएं हैं, अंतर करेंगे 9 के बराबर अंतर आएगा, क्योंकि 9 8 17 होता है, 9 8 के बराबर, तो एक का वैल्यू 420 है, तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, इन सेकंड वैल्यू आपका 8 होनी चाहिए, तो आपका 3780 चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ गए? ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग एलिगेशन सवाल इसमें बैठा सकते थे। ये 3780 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की तरफ। कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो रहे हैं तो उसको आप 1 से 2 बार देख लें तो वो प्रश्न क्लियर हो जाएगा। और आपसे ये है कि यदि ये प्रश्न बताए गए हैं आप लोग के सामने, ठीक है, यदि इस मेथड से आप पहले प्रश्न नहीं बनाए, तो यदि इस मेथड जानना चाहते हैं ये मेथड, तो ये मेथड आप बनाइए और इसी के अनुसार ये जो सवाल है इसके हूबहू सवाल यदि आपके एग्जाम से या कोई भी पेपर्स में हो तो उसको बनाने की कोशिश कीजिए, वहां से आपका जितना भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक गोली की त्रिज्या को 25% कम करके एक नया गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर क्यूब है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्यूब में है ना, स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो नए बने गोले का आयतन क्या होगा बताना है। तो न्यू गोले का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। अब त्रिज्या यदि मालूम हो गया मेरे दोस्त तो ये साफ बता रहा है कि जो पहले वाला गोले का त्रिज्या था उसका 25% कमी है। तो पहले वाले गोले की त्रिज्या क्या है सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr² बराबर 616 के बराबर है। तो यहाँ से त्रिज्या का मान हम निकाल सकते हैं। तो 4 गुना पाई का वैल्यू 22 के साथ त्रिज्या का स्क्वायर करते हैं तो 616 कर देते हैं, 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 6 66, 4 दूनी 8, 8 7 56, यानी कि इसका त्रिज्या कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। किसका, गोले की त्रिज्या निकला 7 सेंटीमीटर। अब जब एक नया गोला था तो बोला जा रहा है पुराने गोले के 50% कम त्रिज्या वाले हैं, यानी पहले त्रिज्या कितना निकल रहे थे आपका 7 सेंटीमीटर। तो जब अब नया गोले की ओर बनाने की ओर चलिएगा तो इससे जो इसका त्रिज्या है इससे 25 सेंटीमीटर कम हो, यानी कि छोटा गोला हो। तो 7 में यदि 25% का वैल्यू क्या हो जाता है
1/4 यानी इतना कम का मतलब है कि 3/4 होनी चाहिए, तो इसका 3/4 क्या हो जाएगा, तो यानी त्रिज्या, हम न्यू वाला त्रिज्या जो बोल सकते हैं, न्यू त्रिज्या जो हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 21/4। बस इसी त्रिज्या पे आपको आयतन निकालना है, आयतन ही तो खोज रहा था, आयतन क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 21/4, 21/4 और 21/4। तो यहाँ से 27, 3 से 3 गए, 4 से 4 गए, 2 से ये 2 चले गए, 2 से ये 11 चले गए, तो यहाँ से देख सकते हैं 441 गुना 11/8। तो यदि गुना करते हैं तो 11 का 11, 1 11 चौक 44, 5 4 11 चौक 44, 4 48/8 हो गए। तो इसको भाग देते हैं तो 8 48 हो गए, आपका जीरो हो गए तो 8 48, यानी कोई भी उत्तर दशमलव होगा 606 से स्टार्टिंग होगा, 606 स्टार्टिंग एक ही ऑप्शन में, उत्तर नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार आप सवाल को बना सकते थे। कुछ सवाल में नहीं था, चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न, ये आपका प्रश्न परसेंटेज का है, वो भी इलेक्शन का ये प्रश्न है। तो इसमें भी बहुत सारे मेथड आप यूज कर सकते थे, तो सबसे जो सिंपल मेथड है हम इसमें यूज करेंगे, जो आप भी इसमें यूज किए होंगे। दो उम्मीदवार के बीच का चुनाव 78% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 78% वोट डाला गया था, जिसमें 4% मत अमान्य घोषित हुए, 4% का वैल्यू नहीं था, वो गलत टिप दिए थे। ठीक है, तो 4% टिप दिए थे। एक उम्मीदवार को 13,572 मत मिले, जिसमें कि 58% भेद मत थे। यानी कि कहने का मतलब है, एक चुनाव में वोटिंग हुआ था, हम मान लिए कि टोटल एक्स आदमी ने वोट डाला था, जिसमें कि 78% कैंडिडेट ने सही वोट डाले थे। 78% यानी टोटल जो था उसका 78% यानी सही वोट पड़ा था। सही वोट में 4% आपका अमान्य था, तो यदि सही वोट में 4% अमान्य था तो सही वोट कितना था, 96%। तो इसमें इसी वोट में 58% यदि ला दीजिएगा आप, तो आपको इतना वोट मिलेगा 13,572। ठीक है, कह के यही तो है ना, जिसमें कि 58% भेद मत थे, इसी में तो 58% यदि कर दीजिएगा 13,572 बराबर वोट प्राप्त हो जाएगा। तो नामांकन मतदाताओं की कुल संख्या क्या है ये आपको बताना, कुल संख्या यही तो एक्स है, तो कुल संख्या इसी को तो माने एक्स कुल संख्या है। तो यहाँ से आप चीज़ें निकाल सकते थे, तो इसको हम चलते हैं थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से 13 छक 78 हो जाएगा, 13 का 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52, क्या ये 6 से जाएगा, तो जी हाँ, 6 का 6, 6 चौक 6 का 6 हो गया, 4 6 बार में जाएगा, 1044 है ना, हाँ 1044 है, 1044 ठीक है। तो 6 बार में इसको उड़ाते हैं तो 6 का 6 चला जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 7 42 हो जाएगा, 6 चौक 24, 174 हो जाएगा। इसको यदि आप करते हैं क्या बार में, 3 बार में, 8 या 24, तो 3 हो गया, इसको आप करते हैं तो ये 32 चले आएगा। तो क्या यहाँ पे आ जाएगा 32x बराबर 2 2 4 2 6। ठीक है, तो यहाँ से 8 बार में भी इसको कतूल कर सकते हैं आप, तो x बराबर 8 बार में इसको कटाइए तो कितना निकलेगा, 8 का 8, 2 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी 12, 8 का 8 हो गया, 2 हो गया ना, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 3 जीरो। ठीक है, 1,25,000 टोटल कितना हो गया, 8 चौक 32 4x। इसको 4 से यदि भाग देते हैं मेरे दोस्त, तो 4 तिया 12, 4 का 4, यानी 31 से शुरुआत होने वाली संख्याएं हैं, 31 से शुरुआत होने वाला एक ही संख्या है, तो 4 इज राइट आंसर। हम पूरा भाग भी देने नहीं जाएंगे, जो शुरुआती में मेरा ऑप्शन इसमें से छोड़ के मिल जाए, जो ऑप्शन मिल जाए हम उसकी ओर चले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो x का वैल्यू दिया गया था 3x प्लस रूट अंडर 8 है, तो रूट एक्स माइनस 1 बेटे रूट एक्स का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x का मान निकाल लेते हैं, तो रूट अंडर को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, तो यानी 3 प्लस 2√2। यहाँ से कुछ माइंड आपका चेंज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए कि ये जो है ना √2 प्लस √1 का होल स्क्वायर है, याद रहे तो, है ना, √2 प्लस √1 का होल स्क्वायर, तभी तो आप ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी यदि आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी, यही तो हो जाएगा 3 प्लस 2√2 यानी 3 प्लस √8, यही तो निकला ना यही। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि ये जो आपका वैल्यू है √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, इसी का वैल्यू है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये चले जाएगा, तो √2 प्लस 1 आएगा, माइनस 1 बेटे √2 प्लस 1 आ जाएगा। यदि इसको परिमेय करते हैं तो ये जाकर माइनस चले जाएगा, तो क्या होगा √2 प्लस 1 माइनस √2, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये चले जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी x इस प्रकार यदि जब भी सवाल दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि x प्लस बी का कोई होल स्क्वायर है जिसके अंतर्गत इसको तोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बिल्कुल इजीली इसको कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की तरफ। टोटल प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है इस सीजन में, और जितने भी सेशन आपको आएंगे ग्रुप डी को लेकर, जो आप
पे दिक्कत होता है एग्जाम सॉल्व में, वही प्रश्न हम लोग बिल्कुल करेंगे इसी तरीका से। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न में क्या बोले गए हैं कि ए और बी क्रमशः एक्स और वाई बिंदुओं के एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक्स और वाई दो गो बिंदु है, ए इधर से जा रहा है और बी इधर से आ रहा है। ठीक है, तो ए बी क्रमशः वाई एक्स तक पहुंचने में 90 घंटे और पी घंटे लग रहे हैं, यानी कि इसको यहाँ तक पहुंचा जाए तो इसको 90 घंटे का समय, 90.9 घंटे का समय लगते हैं, और इसको यहाँ तक ये पहुंचा जाए तो ये पी घंटे का समय लगते हैं। ठीक है, यदि पी की गति ए की तुलना में 50% अधिक है, तो यदि एक बी की गति ए की तुलना में 50% अधिक है, तो यानी यदि ए की गति 2 हम मान लें, ए की गति यदि सपोज डैट हम 2 मान लें, तो बी का गति क्या 3 हो जाएगा, क्योंकि इससे 50% अधिक है। या ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा, या 1000 है तो ये आपका 1500 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे 50% अधिक है। तो पी का मान क्या होगा आपको बताना है। तो जब भी दो ट्रेन दो अलग अलग बिंदुओं से आती हो, दोनों मिलने के बाद कुछ समय में तो मिलता होगा, जिस समय में एक दूसरे की ओर पास, जैसे मान के चलिए वाई से एक्स की ओर ट्रेन जाएगा तो ये एक्स तक पहुंचेगा, और एक्स से जो वाई तक जाएगा तो ये वाई तक कुछ समय में तो पहुंचेगा ना। तो यहाँ तक पहुंचने में इसका वेग का जो अनुपात होगा मेरे दोस्त, वो ठीक टाइम के अनुपात के बराबर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, ये चीज़ आप पढ़ लेंगे कि जब भी दो ट्रेन दो बिंदुओं से गुजरते हैं, जहाँ तक पहुंचने में लगा गया समय उसका जो लगा गया समय है उसके वेग के अनुपात के बराबर होगा। तो यानी ये अनुपात आप लोग के सामने निकल के आ गया। तो वेग का अनुपात क्या दिया गया था, यानी चाल का अनुपात क्या था, यानी v1 2 था, 2/3। टाइम क्या था आप लोग के लिए, तो टाइम दूसरा क्या लग रहा था आपका p, पता नहीं दूसरा टर्न क्या p था, और पहला टर्न हम जानते हैं 90.9 था। ठीक है, तो यदि दोनों ओर स्क्वायर करते हैं आप, दोनों ओर स्क्वायर करते हैं तो ये 4/9, इसको फटे से लिख देते हैं इधर, तो ये 4/9 हो जाएगा, और बराबर p/90.9, हम इसको डायरेक्ट 10 भी लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, तो 9 से ये कितने बार में जाएंगे, 101 बार में, तो 10 पी का जो वैल्यू हो गया मेरे दोस्त वो 404 के बराबर हो गया। पी का जो वैल्यू होगा 40.4 के बराबर होगा, यही इसका स्पीड होगा पी का। तो पी इज राइट आंसर 40.4। दो ऑप्शन में चले आए, इसको ऑप्शन बदल दीजिएगा। ठीक है, 31.4 कर दीजिएगा आप। समझ गए। ठीक है, तो कभी भी याद रखना है कि दो बिंदुओं से ट्रेन एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक जितने समय में जाएगा, और दूसरी से बिंदु जितने समय में जाएगा, तो जो इसका समय का जो अनुपात होगा उसका चाल जो है वेग है उसके अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो ठीक हूबहू आप इसके द्वारा बना सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर समय फार्मूला आपको यूज होंगे, और ग्रुप डी में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये फार्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है। 18 नंबर प्रश्न में बोले जा रहे हैं कि 2239 को 269 बच्चे में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़की को 7 रुपया दिया जाता है और प्रत्येक लड़के को 9 रुपया मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बता देते हैं। 2239 रुपया था मेरे पास, टोटल 269 बच्चा था जिसमें बांटना था। 7 रुपया लड़की को दे रहा, प्रत्येक लड़की को 9 रुपया प्रत्येक लड़का को दे रहा है। लड़का कितना, जिसको 9 रुपया देने पर, और जो शेष लड़की बचे उसको 7 रुपया देने पर टोटल 2239 रुपया आ जाए। तो मान लेते हैं 269 टोटल बच्चे थे, हम नहीं 9 रुपया बांटते, मान लेते हैं हम 7 ही रुपया सब में बांटे। 269 बच्चे में 7 ही रुपया यदि हम सबको बांटते तो कितना रुपया मेरे पास आता, तो 9 7 63 3 6 असच्छक 42 6 48, हाथ में 4 और 7 14 4 18। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1883 रुपया मेरे पास आता यदि सबको हम 7 रुपया बांटते थे। लेकिन आपके पास आया कितना है, 2239 रुपया। कितने कम पैसे आ गए इसमें आपको, तो 6 चले गए, 8 5 चले गए, इसमें 3 चले गए, तो बोल सकते हैं गुरुजी 356 रुपया मेरे पास कम पैसा आया। आना चाहिए 2239 रुपया, लेकिन आया 1883 रुपया, यानी 356 रुपया का कमी महसूस हो रहा है। 356 रुपया गए कहाँ, लड़के को देना तो आपको 9 रुपये, लेकिन लड़के को सबको दिए कितना आप, 7 रुपये। कितना रुपया कमी किए, 2 रुपया कमी किए। 2 रुपया के यदि कमी किए मेरे दोस्त, तो टोटल लड़के कितना हो जाएंगे, 2 8 16 176, टोटल बॉयज हो जाएगा, तो 176 8 सॉरी 178 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस प्रकार सवाल को बनाया जाता है। मान लिए हम टोटल 7, तो टोटल इतना रुपया होना चाहिए, लेकिन 356 रुपया शॉर्ट पड़ रहा है। 356 रुपया शॉर्ट क्यों पड़ रहा है, क्योंकि लड़का को देना चाहिए 9 रुपया, ये ऑलरेडी पहले हम जोड़ चुके हैं इसको 7 रुपया, यानी 2 रुपया अधिक देना चाहिए, लेकिन इसका कटौती ये प्रत्येक 2 लड़के के बराबर होगा। तो यहाँ से भाग देने पर टोटल लड़कों की संख्या निकल के चले आएगा 178। ठीक है, इस प्रकार सवाल आपके जो 11 बजे आए थे मैथ एक्सप्रेस में, उसमें भी ये सवाल बताए गए। इसी प्रकार सवाल थे, ये सवाल नहीं थे, बिल्कुल इसी प्रकार से थे कि 400 पूर्णांक वाले अंक में हर एक सही प्रश्न पे 1 नंबर, गलत पूर्णांक पे 1 नंबर काट लिया जाता है, तो कितने सही नंबर किए थे उसमें हम दिए गए थे। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ।
19 नंबर में बोला गया है कि एक व्यक्ति 19 मीटर में 684 मीटर, 22 मिनट में 1078 मीटर, 31 मिनट में 2198 मीटर चलता है, तो पूरी यात्रा का औसत गति क्या होगा आपको बताना है। तो औसत गति यदि आपका चाल असमान है, चाल असमान है मतलब चाल अलग अलग, सॉरी चाल बोलते हैं, दूरी असमान है, दूरी अलग अलग दिया गया, कुछ यहाँ से इतना किलोमीटर, कुछ वहाँ से इतना किलोमीटर, तो इसमें औसत चाल जो निकालते हैं मेरे दोस्त, कुल दूरी बटे कुल समय। समझ में आ गया? ये असमान दूरी के लिए है, ये असमान दूरी के लिए है। यदि दूरी समान हो, यदि आपका दूरी समान दिया गया हो, तो औसत चाल जो निकाल दिया गया, दोनों का चाल का गुणनफल 2 से गुना करना है और दोनों को चाल को योग देके उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला वहाँ फिट होगा मेरे दोस्त जहाँ पर आपका दूरी समान हो। ये फार्मूला वहाँ फिट होगा जहाँ दूरी असमान हो। तो क्या इसमें दूरी असमान है? जी हाँ, पहला दूरी है, दूसरा दूरी कुछ और है, तीसरा दूरी कुछ तीसरे है। तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो कुल चली गई दूरी, कितना दूरी तय किया है। तो सबसे पहले सवाल को, इतना कैलकुलेटिव सवाल को करने से पहले एक बार ऑप्शंस पे नजर रखते हैं। तो ऑप्शंस पे आप देख सकते हैं कि सबका इकाही डिजिट अलग अलग, सबका इकाही डिजिट अलग अलग है। ठीक है, तो यानी इकाही डिजिट से यदि हम निकालते हैं मेरे दोस्त, तो ये प्रश्न सॉल्व हो सकता है। तो कुल दूरी का इकाई डिजिट कितना है, तो इसमें 4 है, 8, 8 4 12, अब 12 8 20, यानी कुछ भी दूरी होगा हमको नहीं मालूम, तो इकाई डिजिट 0 है। ठीक है, अब हमको कुल समय लेना है, समय लेना है। तो समय क्या, और यहाँ पे 1 सेकंड, इस प्रकार सवाल आ जाए मेरे दोस्तों, ब्रैकेट पे नजर, ये जो ब्रैकेट दिया है इसको फालतू मत समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एक एक एग्जाम्स में। क्या मीटर पर मिनट दिया गया, तो हालांकि उसमें तो हम कर सकते थे, इसमें गलती है, मीटर यदि पर सेकंड दिया रहता तब हमको इसको सेकंड में बदलना था। समझ गए? हालांकि इसमें मीटर में है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो टोटल समय जोड़ते हैं, तो 9 9 2 11, 11 1 12, इकाई डिजिट क्या निकले, 2। कुछ भी समय होगा इकाई डिजिट क्या निकलेगा, 2 निकलेगा ना। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 1 2 1 3 9 3 12। ठीक है, ठीक है। ये ऊपर वाले संख्याएं, ये तो दूरी दिया गया मेरे दोस्त, ये आपका समय दिया गया। टोटल ऑप्शन से पता चल रहा है कि पूरी तरह कटने वाली संख्याएं हैं। तो कब पूरी तरह कट जाए, यदि कोई भी संख्या का इकाही डिजिट 0 है, आपके ऊपर कोई भी संख्या का इकाही डिजिट आपके पास 2 है और जिस संख्या को भाग दे रहे हैं उसका इकाही डिजिट 0 है, तो वो संख्याएं कितनी बार में जा सकता है। तो आप बोलिएगा या तो 5 बार में जा सकता है, या तो वो हो सकता है, या इकाई अंक पे 0 उससे जा सकता है। समझ गए? तो क्या 0 इकाई अंक पे है? जी नहीं है। क्या 5 है? जी है। तो यदि आपका आंसर हो जाएगा 55 इज राइट आंसर। ठीक है, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। जितना शॉर्ट तरीका से आप लोग के लिए आ जाए उतना हर, लेकिन इस सब सवाल बनाने के लिए आपको ऑप्शंस पे एक नज़र रखना होगा। ठीक है, तो ये इकाही डिजिट था मैटर मेरे दोस्त। तो इकाही डिजिट देख सकते हैं, 2 को हम 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, या 2 पंचे 10, या तो 0 होगा या 5 होगा। तो 0 नहीं दिया गया, 5 दिया गया, तो इकाई डिजिट कोई भी संख्या हो, कोई भी औसत चाल होगा, इकाई डिजिट 5 होगा। तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार अप्रोच से बनाइएगा तो 100% आपके मैथ में समय भी बचेंगे और समय से पहले आप लोग मैथ कंप्लीट भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आज प्रश्न की ओर, 20वां नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये भी सवाल ग्रुप डी में भर भर के पूछे गए थे मेरे दोस्त। इसमें बताना है कि कौन सा छूट ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है। यदि आप मार्केट लेने के लिए जाए, यदि आप ग्राहक है, तो आपके लिए कौन सा छूट इसमें अच्छा होगा। तो ग्राहक के लिए वही छूट होगा जो सबसे ज़्यादा छूट दे दुकानदार। तो इस समय सबसे ज़्यादा छूट कौन दे रहा है, तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले 28% और 28% की दो क्रमिक छूट कितना होगा। चाहे तो आप क्रमिक छूट निकालने के लिए हमेशा आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं ना। ठीक है, तो अप्रोक्सली हम छूट यहाँ मान लेते हैं 28 दूनी 56%। हालांकि 56% से कम इसका छूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप यदि 28 यहाँ मानते हैं मेरे दोस्त, इसको भी 28 मानते हैं, माइनस माइनस प्लस 28 गुना 28 बटे 100, यानी 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, यानी 56 से ये गुणनफल का 100 से भाग देकर जो आएगा वो आंसर, यानी 56 से कम इसका निकलेगा। तो अप्रोक्सली माने हम। ठीक है, 100% नहीं माने हम, अप्रोक्सली माने हैं कि 56% छूट होगा, उससे तो नीचे छूट होगा। ठीक है, एक खरीदो 4 मुफ्त पाओ, एक खरीदो 4 मुफ्त पाओ, 4 आप मुफ्त में दे दिए। खरीदे कितना, आपके पास सामान कितना आया, 5 सामान आया 100 में, तो कितना छूट दिया, तो देख सकते हैं 5 और 20, यानी 80%, पक्का ये 80% छूट दिया है। अभी तक तो सबसे ज़्यादा ये छूट दे रहा है। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर बोला गया है कि 35% की एक छूट, यानी एक छूट तो 35% दिया गया है, तो ये भी फैला, अभी तक यही सबसे ज़्यादा फायदे में है। चौथा छूट जो दिया गया 27 और 26% की, एक लगभग हम छूट मान लेते हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 53%, लगभग 53%। हालांकि इससे कम थोड़ा सा छूट आएगा। तो सबसे ज़्यादा छूट इसमें कौन दे रहा है, सबसे ज़्यादा जो छूट दे रहा है हम उसी के पास लेंगे। सबसे ज़्यादा छूट 80% वाले दे रहे हैं, जो कि एक खरीदो और 4 मुफ्त पाओ। तो बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ गए? अब ये नहीं करना कि एग्जाम्स हॉल में आप समय
निकालने के लिए 28 प्लस 28 गुना इसका एकल छूट निकालने में परिवर्तित करते हैं। एकल छूट पहले आपको नहीं निकालना है, पहले आपको अप्रोक्सली देखना है कितना। हालांकि इसका एकल छूट निकालिएगा 56% से कम ही जाएगा, लेकिन हम लगभग मान लिए 56% होगा था, क्योंकि देख सकते हैं सब में फ्लेक्सिबल थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, इसमें भी कम होगा, इसमें भी कम होगा, यानी कि अंतर जो है थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, इसमें से 80 देख रहे हैं सबसे ज़्यादा ज़्यादा है, तो ग्राहक के लिए बेनिफिट ये हुआ, दुकानदार के लिए नुकसान ये होगा। ठीक है, तो ये था आपका टॉप 20 प्रश्न जो कि 10 फरवरी 2026 शिफ्ट तीनों में जो है उसमें से छांट छांट के प्रश्न आप लोग के लिए स्पेशल लाए थे, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपको कोई भी तरह का परेशानी ना हो। समझ गए? तो ये सब प्रश्न था, कैसा इसका आपको सॉल्व लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या कोई प्रश्न ऐसा लगा हो जो कि समझ नहीं पा रहे हो। ये सब प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न होते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको स्किप या छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो वैसा सब प्रश्न को आपको फोकस करना है जिसमें कि आप लटकते हो या झूलते हो, वो प्रश्न उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए जो कि आपसे बन जाता हो। ठीक है, अधिकतर क्या करते हैं स्टूडेंट सब बच्चे को वो प्रैक्टिस करवाते हैं प्रश्न जो अधिकतर उसको आते हैं, तो वो सब प्रश्न करने से बेटर है वो प्रश्न आप करें जो कि 1-2 नंबर एग्जाम्स मेन एग्जाम्स में आप लोग के लिए समय बचत कर दे। ठीक है, तो कैसा क्लास लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको डेली एक एक दिन का ऑल शिफ्ट का आपको पीवाईपी प्रश्न मिलता रहेगा, और 11 PM पे मैथ एक्सप्रेस आप लोग के लिए जितने भी आगामी आने वाले आपके एग्जाम्स हैं उसमें हाई टॉप लेवल का प्रश्न सेट किया जाता है। ठीक है, जो कि CHSL में भी पूछा गया है, SSC में पूछा भी गया है, जेई हो गया आपका, या रेलवे कोई भी एग्जाम होगा, सबसे प्रश्न को छांट छांट के लाते जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्विकली अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम से चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। जय